हेलो बच्चों। तो आज हम आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान 2021 सेट नंबर 2 346 FU यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम माध्यम के बच्चों के लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं। हर एक सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हर सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा और आपको समझना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में तो कंटेंट चारों तरफ अवेलेबल में है, लेकिन हिंदी माध्यम में आप लोगों को कंटेंट नहीं मिलता है यूट्यूब पर, या बहुत कम मिलता है। तो मेरी कोशिश है कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी हिंदी में कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, यानी कि मुहैया कराया जाए। ठीक है। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह चाहिए। आप लोग प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सवाल को। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन पर कौन सा सवाल है भाई? तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर सवाल है, ओके गुड। तो हमारे सामने स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों सवाल है। पहला सवाल कुछ यूं आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें लिखा है कि एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं आवेश Q2 कुछ दूरी पर हैं। एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल। आप ये समझिए कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और कोई तीसरा चार्ज अगर ले आया जाए, तब भी उन दोनों के बीच में लगने वाला बल कभी भी चेंज नहीं होता है। ये जब हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ाते हैं तभी आप लोगों को बता देते हैं कि तीसरा या चौथा चार्ज आने से दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल कम नहीं होता है। यानी कि दो दोस्त अगर हैं, उनके बीच में प्यार मोहब्बत है, तो कोई तीसरा दोस्त के आने की वजह से उनके आपसी संबंध खराब नहीं होते हैं। और जहां खराब हो रहे हैं, आप वहां से पहली फुर्सत में कट लीजिए। ठीक है। तो एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा, वो जो पहले था जब Q3 नहीं था और Q3 जब आ गया, तब भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। लिखा है कि किसी तार में 2 एम्पियर की धारा 2 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी? तो आवेश का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी। तो I को T से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 कूलाम का हमारा आवेश मिल जाएगा। यानी ख का जवाब ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क का जवाब ऑप्शन नंबर 3। अब हम ग की तरफ चलते हैं। ग में हमारे सामने लिखा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल स्थिर अवस्था में होता है, यानी कि जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में हो, तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी। क्लियर? तीनों सवाल आपको आ गए। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। लिखा है घ में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है यदि प्रकाश का गमन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या नियम है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि जो प्रकाश है वो सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या? सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होता है कि जो क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, आपतन कोण। आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं कि रे मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है यदि प्रकाश का गमन होता है वायु से जल में। यानी वायु हमारा क्या है? विरल माध्यम है और जल सघन है। तो अगर विरल से सघन में हो रहा जाए प्रकाश की किरण, तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। अगर जैसे जल से सघन से विरल में जा रहा है तो संभव है। कांच से जल, तो कांच की तुलना में जल विरल माध्यम है, तो यहाँ भी सघन से विरल में जा रहा है, संभव है। कांच से वायु में यानी सघन से विरल में जा रहा है, संभव है। लेकिन यहाँ विरल से सघन में जा रहा है, तो यहाँ संभव नहीं है। इसका जवाब 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों अगले सवाल अंगा की तरफ। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक होता है। परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अभिदृश्यक का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो परावर्तक दूरदर्शी में हमारा अभिदृश्यक जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है। अब हम चलते हैं च वाले सवाल पे। च में लिखा है कि किसी धातु सतह से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करने वाले
विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि करने पर, विकिरण की आवृत्ति में यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते हैं तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हमारा काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग क्या फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही तो है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से यानी कि आवृत्ति को बढ़ाने से एच न्यू बढ़ जाएगा। किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन निश्चित होता है, ये मान उतना ही है लेकिन ये बढ़ गया, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गतिज ऊर्जा हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये कहाँ से पता चला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस इक्वेशन से। और इस इक्वेशन को दिया किसने था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, यानी कि इस सदी के कह सकते हो महान भौतिक वैज्ञानिक ने, ठीक है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये इक्वेशन है और इसी इक्वेशन के बिहाफ पर हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो जितना ये बताया इतना समझ आया। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो पहला सेक्शन अ था, अ हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं खंड बी की तरफ। खंड बी में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में, किसके? तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में। हमारे पास तरंगे हैं, रेडियो तरंगे, दृश्य तरंगे, परावैगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और एक्स किरणें। तो इसके लिए आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम याद नहीं है तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो जिन भी लोगों को स्पेक्ट्रम नहीं याद है, हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें हमने ये बता रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को कैसे कम से कम समय में याद करें। तो देखो बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही हमारी विजिबल रेडिएशन यानी कि दृश्य प्रकाश आता है। हम यहाँ दृश्य प्रकाश मान लिए कि ये हमारा दृश्य प्रकाश का रीजन है, विजिबल का है। तो विजिबल में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, वॉयलेट से लेके रेड तक, ठीक है ना। वॉयलेट टू रेड। अब रेड के आगे क्या आता है? तो रेड के आगे आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के आगे क्या आता है? इंफ्रारेड के आगे आता है माइक्रोवेव। माइक्रो के आगे क्या आता है? माइक्रो के आगे आता है रेडियो वेव। क्या आता है? रेडियो वेव। और वॉयलेट के पहले क्या आता है? वॉयलेट के पहले आता है यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट। इसके पहले क्या आता है? एक्स किरणें आती हैं और उसके पहले क्या आता है? गामा किरणें आती हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है बेटा? ये हमारा सीक्वेंस है। हम सभी लोग जानते हैं कि वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ने पर रेड इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। इसका मतलब कि इस साइड से इस तरफ जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम, अधिकतम होगा। और यहाँ पर हमारा वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? यहाँ पर वेवलेंथ हमारा मिनिमम होगा। अब इस सीक्वेंस में हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कम किसका है, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे कम हमारा यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर हमारा सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा? एक्स किरणें पहले लिखी जाएंगी। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर लिखी जाएंगी। उसके बाद हमारा अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल यानी कि दृश्य प्रकाश है, तो ये तीसरे नंबर पर हम लोग इसको लिखेंगे। उसके बाद हमारा इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड इसमें दे नहीं रखा। उसके बाद हमारा इंफ्रारेड के बाद हमारा कौन सा है? इंफ्रारेड के बाद माइक्रो यानी कि सूक्ष्म तरंगे हैं, तो हम तीसरे के बाद चौथे नंबर पर इसको लिखेंगे। और 5वें नंबर पर हमारा रेडियो तरंग है, तो 5वें नंबर पर हम इसको ये लिखेंगे। यानी सबसे कम तरंगदैर्ध्य एक्स का होता है और सबसे अधिक हमारा रेडियो तरंगों का होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। इसके बाद आते हैं हम ख वाले सवाल में। ख वाले सवाल में दिया है कि 50 वोल्ट को प्रत्यावर्ती वोल्टता जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 ओम के प्रतिरोध पथ 2 मिली हेनरी के प्रेरकत्व से जुड़ी है, तो परिपथ को प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। यानी परिपथ के प्रतिबाधा का मान हमें ज्ञात करना है। अब परिपथ का प्रतिबाधा हम लोग कैसे निकालेंगे? परिपथ के प्रतिबाधा निकालने का आपके पास कोई फार्मूला है कि नहीं है? आपने कहा कि सर हमें ध्यान नहीं आ रहा। हमने कहा देखो हम तुम्हें याद दिलाते हैं कि फार्मूला क्या है। देखना इसके लिए तुरंत, ये कौन सी सर्किट है? तो सवाल के हिसाब से आप देखो तो हमारे पास L दिया हुआ है, हमारे पास R दिया हुआ है, यानी कि ये सर्किट है LR सर्किट। कौन सा सर्किट है बच्चों? LR सीरीज सर्किट, ठीक है ना। LR सीरीज सर्किट है। जब LR सीरीज सर्किट है तो LR सीरीज सर्किट का प्रतिबाधा हम कैसे निकालते हैं? तो फार्मूला होता है प्रतिबाधा निकालने का कि XL² प्लस
आर स्क्वायर। अब हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf इंटू एल, ये होता है। आपने कहा यस सर। तो हमें एक्सेल निकालने के लिए सबसे पहले इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सवाल में हमारा जो दिया हुआ था दूसरे का ख है, ये क्या है, दूसरे का ख। अब दूसरे के ख में हमारे सामने एक्सेल की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। तो हमने लिखा 2, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी हमारा दिया है 50 और एल की वैल्यू दिया है 2 मिली हेनरी। तो मिली को जब हेनरी में केवल बदलेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे सोल्व, ठीक है। तो 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100, और इस 100 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200 गुणे 3.14 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3 है तो नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको गुणा कर लेंगे और 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपने कहा 0.628, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी है बच्चों, एक्सेल की है, ठीक है ना। हमें एक्सेल का स्क्वायर करना है। तो जब एक्सेल का हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि इस वैल्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0.6 में है, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कोई और छोटी वैल्यू निकलेगी, यानी ये लगभग आ जाएगा 0.3 एंड समथिंग, 0.3 एंड समथिंग। और आर का स्क्वायर करेंगे, आर हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों, तो आर क्वेश्चन में दिया 50 हो। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा ना। जब 2500 में 0.3 अगर हम ऐड करेंगे तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम सबसे पहले इतना वैल्यू निकालेंगे और फिर हम प्रतिबाधा निकालेंगे। जेड को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। तो एक्सेल स्क्वायर मतलब 0.3 ऐसे समथिंग आएगा। आर स्क्वायर यानी कि 2500, तो 2500 में 0.3 अगर जोड़ भी दोगे तो हमारे क्या फर्क पड़ेगा, 2500.3 और समथिंग ऐसे आएगा। तो लगभग अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग हमारा स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 50, यानी कि परिपथ का प्रतिबाधा कितना आएगा, 50 ओम निकल के आएगा, ठीक है। तो दूसरे की ख का जवाब आपको पता चल गया। दूसरे में ख का जवाब कि इसका प्रतिबाधा भी लगभग कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसी तरीके से अब हमारे सामने एक और सवाल है। ग में लिखा है कि किसी संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा के बराबर होगी, कारण सहित उत्तर दीजिए। हमने कहा नहीं होगी। हमने क्या कहा बच्चों, नहीं होगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है आप समझिए। इन्होंने ये बोला कि अगर हमारे सामने कोई एक कैपेसिटर है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को हम किसी बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी ने अपना कुछ ऊर्जा इसको दिया। तो क्या जो बैटरी ऊर्जा दे रहा है उतनी ही ऊर्जा इसमें स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही है? हमने क्या कहा, नहीं हो रही है। क्यों? अब हम रीजन बताते हैं आपको। क्योंकि हमें कारण सहित उत्तर देना है, ठीक है। तो जब तक हम कारण नहीं बताएंगे हमारा उत्तर माना नहीं जाएगा। तो अब हम आते हैं उत्तर संख्या दूसरे के ग में। तो दूसरे के ग में हमने कहा कि माना एक संधारित्र, जिसकी धारिता, बेटा राइटिंग वाइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ यहाँ पे चलती है, ठीक है। अगर हम डिजिटल पैनल पे लिखते हैं तो बड़ा साफ सुथरा लिखते हैं और बड़ी अच्छी राइटिंग बनती है, और यहाँ पेन टैब पे उतना अच्छा बन नहीं पाता है। आपको आंसर समझना है। माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, ठीक, एवं एक बैटरी द्वारा जिसकी वोल्टता V है से आवेशित किया जाता है, ठीक है, आवेशित किया जाता है। फिर हमने माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश की मात्रा
आवेश की मात्रा Q है, तब संचित ऊर्जा बराबर, तब संचित ऊर्जा U बराबर कितना होता है संचित ऊर्जा? आपने कहा सर होता है हाफ CV²। ठीक है, या इसको चार्ज के टर्म में लिखें तो हम कितना लिखेंगे? हाफ QV। क्या लिखते हैं बेटा? हाफ QV। तो संचित ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी? हाफ QV। किस पर? संधारित्र पर। जबकि बैटरी द्वारा दिया गया ऊर्जा कितना है? जबकि बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा उसको अगर हम लिखें तो बैटरी द्वारा कितनी ऊर्जा दी गई? तो ऊर्जा बराबर चार्ज इंटू वोल्टेज। तो बैटरी का वोल्टता कितना है? V। कितना चार्ज दे दिया है इसको? Q। तो यानी कि इतना चार्ज सप्लाई किया तो QV। आप खुद देखो कि ये ऊर्जा कितनी है? QV। और कितनी ऊर्जा स्टोर हो रही है? हाफ QV², यानी आधी ऊर्जा स्टोर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 50% ऊर्जा क्या हो गया? लॉस हो गया। 50% ऊर्जा क्या हो गया? लॉस हुआ। ये कहाँ पर होता है? हीट के फॉर्म में होता है सर्किट में। कहाँ पर होता है? हीट के फॉर्म में सर्किट में होता है। हीट के फॉर्म में, ये आपको एडिशनल नॉलेज है। हीट के फॉर्म में सर्किट में लॉस हो जाता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। तो दूसरे का ग का आंसर क्या है? कि नहीं भैया, इतना नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों? तो कारण ये रहा कि मान लेते हैं कि एक संधारित्र जिसकी धारिता C है और एवं उसको बैटरी द्वारा चार्ज किया जाता है जिसकी वोल्टता V है और Q आवेश दिया जाता है। ठीक, तब संधारित्र में कितनी ऊर्जा स्टोर होगी? हाफ CV² या हाफ QV। ठीक है, लेकिन बैटरी द्वारा कितनी ऊर्जा दी गई? Q आवेश पहुंचाया गया है, मतलब बैटरी ने Q ऊर्जा दी। अब बैटरी की वोल्टता V है, तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा QV है, और ये QV इस वाले वैल्यू के 2 गुना है। इसका मतलब कि बैटरी से जो ऊर्जा जा रही है उसका केवल 50% स्टोर हो रहा है, बाकी का 50% सर्किट के अंदर प्रतिरोध के कारण उष्मा के फॉर्म में लॉस हो जाता है, हानि हो जाता है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आपको समझना है हर चीज। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारे सामने, अच्छा ग तो हो ही गया, अब हम चलते हैं घ। घ में दिया है निम्न चित्र में डायोड की अभिनति की प्रकृति बताइए। ये डायोड किस अभिनत में है? अग्र अभिनत में है या उत्क्रम अभिनत में है, या अग्र दिशिक है या पश्च दिशिक है? देखो बेटा, अग्र दिशिक और पश्च दिशिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है? क्या आपको पता है अग्र दिशिक और पश्च दिशिक का कॉन्सेप्ट? कि नहीं पता? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। पहले तो आप डायोड जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है ना? डायोड, तो डायोड के ये हमारा सिंबल है। डायोड का क्या होता है? ये हमारा सिंबल होता है। आप समझो, इस वाले को क्या बोलते हैं? इधर वाले को हम बोलते हैं P, और इधर वाले को क्या बोलते हैं? N। ये कौन सा डायोड है? PN जंक्शन डायोड। कौन सा डायोड है बाबू? तो ये हमारा PN जंक्शन डायोड है। पहले इसको समझ लो, जब समझ लोगे तो आंसर अपने आप आपको याद रहेगा, और ऐसे किसी भी सवाल का जवाब आप आसानी से दे दोगे। PN जंक्शन डायोड है, ठीक है ना? अब देखो, फॉरवर्ड बायस कब होता है, यानी अग्रदिशिक का क्या कंडीशन है? अग्रदिशिक का कंडीशन ये होता है, अग्रदिशिक, ठीक, इसको अग्र अभिनत भी बोलते हैं। अग्रदिशिक को और क्या बोलते हैं बाबू? अग्रदिशिक को अग्र अभिनत भी बोलते हैं, अग्र अभिनत। ठीक है, तो अग्र अभिनत में क्या होता है कि जो P एंड है ये हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, उच्च विभव पर होना चाहिए। क्या बोला मैंने? P वाला उच्च विभव पर होना चाहिए, और N वाला साइड हमारा निम्न विभव पर होना चाहिए, निम्न विभव पर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हम क्या मानेंगे? अग्रदिशिक में है। और इसके उल्टा, तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि अगर हमारा उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत, ठीक है, उत्क्रम अभिनत की क्या कंडीशन होती है? उत्क्रम अभिनत की कंडीशन ये होती है कि P हमारा निम्न विभव पर होना चाहिए, यानी कि लो वोल्टेज पर होना चाहिए, निम्न विभव, ठीक, और N हमारा उच्च विभव पर होना चाहिए, उच्च विभव पर होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको याद है तो ये आप आइडेंटिफाई, ऐसे कोई भी सवाल आए उसमें आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लोगे। आप देखो ये ग्राउंडेड है, तो ग्राउंडेड का मतलब होता है कि शून्य विभव। जहां पर आपको ग्राउंडिंग दिख जाए, जहां पर आपको क्या दिख जाए, इस तरीके से अर्थिंग दिख जाए, ठीक है ना, तो ग्राउंडिंग का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्राउंडिंग का मतलब 0 वोल्ट।
ठीक है, सीधा 0 वोल्ट आप उसको मान लो। तो इसका मतलब ये हो गया, इस डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हो, इस डायग्राम में क्या बना है, -8, यानी कि ये P है और ये वाला N है, तो P का पोटेंशियल माइनस में है, नेगेटिव है, ये इस एंड का पोटेंशियल भी वो माइनस में है, और इधर का 0 है, इधर का 0 है, 0 वोल्ट, और इधर का नेगेटिव में है, नेगेटिव में है। तो 0 बढ़ा कि नेगेटिव बढ़ा, आपने कहा 0 बढ़ा, मतलब कि N वाला हमारा उच्च विभव है और इधर P वाला हमारा निम्न विभव है। तो जब N वाला उच्च विभव पर हो और P वाला निम्न विभव पर हो तो उसको हम कौन सा दिशिक बोलेंगे, आपने कहा उत्क्रम अभिनत बोलेंगे। इसका मतलब कि ये हमारा किस अभिनत में है, तो ये हमारा उत्क्रम अभिनत में है। ठीक है, किसमें है, उत्क्रम अभिनत में है। ये आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आपने कहा नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। क्या बोला, जब P पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल, N नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल पे हो तो फॉरवर्ड बायस होता है। वहीं जस्ट इसके उल्टा अगर P नेगेटिव और N पॉजिटिव यानी कि P लोअर और N हायर पे हो तो हमारा उत्क्रम अभिनत होता है। तो ये हमारा उत्क्रम अभिनत में है। कौन सी अभिनति है, प्रकृति बताना था, आपने सीधा आंसर दे दिया उत्क्रम। कौन सा है, उत्क्रम अभिनत में है। क्लियर हो गया, इतने में किसी भी बालक को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या, आपने कहा नहीं सर एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है कि निकट दृष्टि दोष वाली आंख द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए। निकट दृष्टि दोष है, आपकी आंखों में क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किरण आरेख हमारा कैसा होता है आप समझ लीजिए, हम तुरंत आपको दे देते हैं, वही आपको बनाना है। ठीक है ना, जिसमें निकट दृष्टि दोष आपकी आंखों में हो वही वाला आपको क्या करना है, बनाना है। आपको तुरंत दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। जब आपके अंसारी सर आपके साथ हो तो आपको परेशान नहीं होना है। ये है निकट दृष्टि दोष वाली आंख का किरण आरेख। ये हमारे आंख का अंदर का लेंस है, ये वाली बाउंड्री हमारी रेटिना है। यहाँ से जब दूर से, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता है, नजदीक का ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। यानी कि निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूरस्थ वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। और जब वस्तु दूर हो तो किरण आरेख जब हम खींचते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, पैरेलल समांतर किरणें लेते हैं। तो समांतर किरणें आई और रेटिना पर मिलने के बजाय रेटिना से पहले मिल गई, तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष वाली आंख है। और अगर इसको करेक्ट करना है, क्या बोला मैंने, अगर इस दोष को करेक्ट करना हो तो उसके लिए भी हमारा किरण आरेख होता है। वो किरण आरेख भी हम आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अब छोटा कर देता हूँ, या इसको मैं ऐसा करूँ, रहने दो, ज़्यादा बढ़िया है कि वो वहीं रहने दो। अब देखो, ये देखो, ये आपको किरण आरेख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, आपने कहा यस सर दिख रहा है। तो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ गए प्रभु, हाँ, कि जब हमारे आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो जो समांतर किरणें हैं रेटिना से पहले मिल जाती है, रेटिना से पहले। लेकिन इसको ठीक करने के लिए जब हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं तो अब ये इन किरणों को कहाँ पे मिला देता है, ये रेटिना पर मिलाता है, जिससे कि अब हमारी वस्तु की प्रतिबिंब साफ सुथरी दिखाई देने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको कौन सा सवाल कौन सा जवाब लिखना है भाई। हमने तो 2 चित्र आपको दिखा दिए, तो इसमें खाली ये बोला गया था कि निकट दृष्टि दोष वाली आंख द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए। ठीक है ना, तो आप चाहे तो ये भी बना दीजिए और ये भी बना दीजिए, तब भी आपको नंबर मिलेगा, या केवल आप ये वाला बना दीजिए तब भी नंबर मिलेगा, क्योंकि दोष वाली बनाना है। तो दोष वाली में आपको ये तो जब बनाना ही बनाना है। आप अगर करेक्ट वाला भी दिखा दोगे तो और अच्छी बात है, टीचर जान जाएगा कि मतलब बच्चे को पता है भाई सब कुछ, कि दोष होता है तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, और दोष नहीं होता है यानी दोष के लिए जब अवतल लेंस लगा लेंगे तो दोष हमारा ठीक हो जाएगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर आप दोनों बना देते हो, वेल गुड, वेरी नाइस, ऑसम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास च वाला सवाल दिया है कि कुछ परमाणु नाभिकों की संरचना निम्न प्रकार है, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों का कारण सहित चयन कीजिए। अब समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक का मतलब होता है जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। असंभारिक का मतलब होता है जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हों। अब इनमें से हमको चयन करना है। अब देखो भाई, यहाँ 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन लिखा है,
ठीक है ना। तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन का मतलब हो गया कि इनका परमाणु भार कितना हो गया, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन हमारा एटॉमिक नंबर जेड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन P प्लस N दोनों मिलके परमाणु भार को रिप्रेजेंट करते हैं, ए को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी परमाणु का कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिखते हैं जेड और यहाँ लिखते हैं ए। जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और ए किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों की संख्या के सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है, और कि कौन इसमें समस्थानिक है, कौन हमारे संभारिक है, और इसमें दे भी दिया है जहाँ P प्रोटॉन तथा N न्यूट्रॉन है। अब आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए तो सबसे पहला वाला हमने मान लिया, हमारे पास एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं, 8P 8N। चलो बहुत बढ़िया, पहले एक एक करके लिख लेते हैं। तो पहले वाले में हमारे सामने इंफॉर्मेशन है 8P 8N। तो 8P समझना, 8P और 8N ये पहले वाले के लिए लिखा है, एक के लिए लिखा है। तो 8P मतलब यहाँ पर 8 परमाणु क्रमांक हो गया, और 8 और 8 16 परमाणु भार हो गया। ऐसे लिख दिया हमने। आपने कहा बहुत बढ़िया किया सर, आपने तो एकदम मजा दिला दिया। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे में दिया है 8P और 9N। तो हमने कहा चलो दूसरे वाले के लिखा है 8P और 9N। तो 8P वाला 8 तो यहाँ आ जाएगा, 8 और 9 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 17 हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले पर। तीसरे में लिखा 18P 22N। तो 18P का मतलब हमारा हो गया यहाँ पर 18, ठीक, और 18 और 22 को जोड़ दिया जाए बाबू, 18 और 22 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, आपने कहा 40, यानी कि यहाँ पर आ गया 40। इसके बाद आते हैं डी वाले पर। इसमें है 20P 20N। तो 20P का मतलब हो गया ये आ गया 20, और 20 प्लस 20 का मतलब ये आ गया 40। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, ठीक है, आप क्या देख रहे हो, ए और बी, ए और बी दोनों में क्या है, 8 परमाणु क्रमांक, 8 परमाणु क्रमांक। तो ये दोनों हमारे समस्थानिक है। ये क्या है बच्चे, समस्थानिक। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके भी दिखा दोगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और इसमें देखो 40 और 40 आ रहा है ऊपर वाला, ठीक है। तो ये है हमारे समभारिक, ये है हमारे समभारिक, समभारिक। तो आई थिंक अब आप लोगों को समस्थानिक और समभारिक कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आप पहचान गए होंगे। आपने देख लिया कि इनमें से समस्थानिक कौन कौन है। तो आपने कहा सर शुरुआत वाले दोनों समस्थानिक हैं और लास्ट वाले दोनों समभारिक हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये खंड बी में दूसरे का च है, आप दूसरे के च का आंसर आप ऐसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आप ABCD मान लीजिए कि मान लीजिए ABCD ये हमारे परमाणु हैं, ठीक, और उनके परमाणु क्रमांक का परमाणु भार को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए 8P 8N को ऐसे। ये कोई जरूरी नहीं कि ये आप लिखिए, दिए गए मानों के हिसाब से आप ऐसे लिख लीजिए, और लिख के आप लिख दीजिए कि जो 8P 8N है, 8P और प्लस करके लिखा है कि अलग अलग लिखा है, प्लस करके लिखा है, बहुत बढ़िया। तो 8P प्लस 8N और दूसरा हमारा है 8P प्लस 9N। तो ये हमारे समस्थानिक है, ये हमारे क्या हो गए, समस्थानिक, ठीक। अब ऐसे ही आपके दूसरे में क्या था, 18P प्लस 22N, ठीक, और एक था 20P प्लस 20N। तो ये हमारे संभारिक हो गए। क्यों है ये आपको पता चल गया, आपने कहा यस सर, ये हमको पता चल गया कि क्यों है, ठीक है ना। क्योंकि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक बराबर होता है। अब परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या रिप्रेजेंट करता है, जबकि परमाणु भार को दोनों के सम की संख्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसका सम और इसका सम बराबर है, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अगर इतना तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे प्रॉपर लाइक करेंगे बिना किसी टेंशन के। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने ये पूरा खंड ब हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको कराना है खंड स, लेकिन खंड स पार्ट 2 में हम आपको कराएंगे। कब कराएंगे, पार्ट 2 में हम आप लोगों के लिए खंड स का सोल्यूशन कराएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि आप लोगों का देखने का शायद मन ना करे। तो ऐसे ही
एक सेट को 2-3 पार्ट में हम सोल्व करके आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। आप लोग हर पार्ट को देखते रहिएगा और डेली बेसिस पे देखिएगा। जो भी पार्ट हम अपलोड करेंगे डेली बेसिस पे जब आप उसको देखते जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो भी बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, एक बात लास्ट में सुन ले कि अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं, हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर कर लो। हम आपको 3-4 साल का करा दिया, मान लो अब 3-4 साल का कर लो। गारंटी देता हूँ 90 प्लस नंबर आएंगे फिजिक्स में, उससे एक नंबर कम, 90 से कम 89 नहीं आएगा, 90 प्लस में रहोगे हमेशा। इस बात का दावा मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। इवन 100 में 100 स्कोर करने की टेंडेंसी आपकी हो जाएगी। थोड़ा बहुत अगर कोई काटेगा तो 99 तक पहुंच जाओगे। ऐसे हर साल मेरे पास कई सारे बच्चे होते हैं जो 90 प्लस हमेशा स्कोर करते हैं। उसकी कुछ स्ट्रेटेजी होती है कि लास्ट मोमेंट पे हम बच्चों को PYQs कराते हैं। अब PYQs कराने से फायदा मिलता है, क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जो आप अगर प्रीवियस ईयर आपने कर लिया तो रिपीटेड क्वेश्चन तो आपने कर लिए, तो अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आपका फायदा है, समय बच जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और हमारे चेहरे की चमक थोड़ी सी कम हो गई है, चेहरे की चमक दोबारा से हमने पाली, अपने लाइट को अपने तरफ फोकस कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आज के इस सेक्शन में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।